हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, विश्व का ग्रोथ इंजन, ग्लोबल ग्रोथ इंजन यानी चाइना, वहां पर ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ गई है, मंद पड़ गई है। जी हाँ, चाइना ने मल्टी डेकेड लो जीडीपी ग्रोथ जो है वो कल अनाउंस किया। दोस्तों, ये जीडीपी ग्रोथ यदि हम कोविड के साल निकाल दें, कोविड के वो जो 9-10 महीने जहां चाइना प्रभावित था 2020 के, यदि हम उसको निकाल दें तो अभी तक का पिछले 30 सालों में सबसे मध्यम रफ्तार से, सबसे कम गति से चाइना की इकोनॉमी ने ग्रो किया है। चाइना की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन का कम पड़ना, धीमा पड़ना किस तरीके से भारत की इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है, इसी पे मैंने सोचा कि आज का मैं वीडियो बनाऊं। वहीं एक तरफ जहां चाइना का ग्रोथ इंजन रुक रहा है, थमसा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विश्व की सुपर पावर, चाइना से अधिक शक्तिशाली, आर्थिक रूप से ज्यादा बड़ा राष्ट्र यानी कि अमेरिका, वहां का ग्रोथ इंजन पूरे जोर मार के चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो ये दो विश्व की महाशक्तियां अलग अलग टाइप के सिग्नल्स दे रही हैं। दोनों के बारे में आज मैं बात करूंगा और इन दोनों के इस ग्रोथ की रफ्तार का भारत पे क्या असर पड़ेगा, इस पे भी हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चाइना ने अनाउंस किया है कि उसका जीडीपी ग्रोथ मात्र 4.3% रहा है सेकेंड क्वार्टर में, दूसरी तिमाही में, यानी अप्रैल, मई और जून के महीने में 4.3, और ये कोविड के सालों के बाद से सबसे निचले दर पे मापा गया है। दोस्तों, चाइना के बारे में आपको एक खासियत मैं बताऊंगा जो आपको कहीं कोई मीडिया में सुनने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से इस बात को सुनिएगा। चाइना जो है वो अपने जीडीपी डाटा में कंपोनेंट्स जो जीडीपी के रहते हैं, ग्रोथ के रहते हैं, उनको तोड़ के नहीं देता। मतलब क्या हुआ इसका, मैंने आपको कई बार पहले भी वीडियो में बताया है कि जीडीपी का जो फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर साइड से, वो है C+I+G+X-M। सी मतलब कंजम्पशन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और X-M मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब दोस्तों, होता यह है कि हर महीने चाइना जो है वो अनाउंस करता है फिगर्स। उन फिगर्स में वो बताता है कि भैया प्राइवेट रिटेल सेल्स कितना रहा, इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना रहा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के नंबर्स क्या रहे, फिस्कल स्पेंडिंग जो है गवर्नमेंट की वो क्या रही। ठीक है, मतलब इस तरीके के अलग अलग डाटा जो है वो प्रेजेंट करता है। बट जो तिमाही का डाटा देता है उसमें वो कुछ नहीं बताता कि कंजम्पशन में कितना गया, इन्वेस्टमेंट से कितना ग्रोथ आया, फिस्कल एक्सपेंडिचर से कितना ग्रोथ आया। तो जो इकोनॉमिस्ट है इनको बड़ी ही मुश्किल जाती है चाइना का जीडीपी नंबर से ये इन्फ्रेंस निकालने में कि अगर चाइना की ग्रोथ 4.3% हो रही है तो वो कहां से आ रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यही सेकेंड क्वार्टर में चाइना का जो रिटेल सेल्स है, जो कि कंजम्पशन का पार्ट है C+G+I वाले फॉर्मूले में, उस रिटेल सेल्स में हमने देखा है कि इजाफा मात्र 1% का हुआ है। वहीं दूसरी तरफ फिक्स्ड एसेट जो है, फिक्स्ड एसेट -5.7% रहा है, यानी कि नई फैक्ट्रीज लगी नहीं है ईयर ऑन ईयर। यानी पिछले साल मान लीजिए $100 बिलियन उन्होंने फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, तो इस बार $94.3 बिलियन ही किया, यानी 5.7% का जो है वो गिरावट देखी गई। तो 1% से रिटेल जो कि कंजम्पशन का पार्ट है उसका ग्रोथ देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का पार्ट 5.7% से गिर रहा है, और वहीं जो गवर्नमेंट है फिस्कल स्पेंडिंग, वो भी चाइना ने अनाउंस, मतलब वो भी चाइना के जो डाटा आए हैं महीने दर महीने, उसमें यह दिखा है कि पिछले 5 महीने में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घटा है, नीचे आया है। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी जी नीचे है, कंजम्पशन यानी रिटेल स्पेंडिंग मात्र 1% से बढ़ रहा है, और आई का जो पार्ट है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो नेगेटिव में है, -5.7%, तो फिर ग्रोथ कहां से 4.3% आया।
तो ये गुत्थी जो है ये सुलझाने के लिए आपको चौथा कंपोनेंट जो है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसकी तरफ ध्यान देना होगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये सब चीजें कोई नहीं इतना डाइसेक्शन करके कोई नहीं समझाएगा। अब ये एक्स माइनस एम यानी जो चौथा कंपोनेंट है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यहां पे चाइना ने बाजी मार ली है। 27% से ईयर ऑन ईयर जो है चाइना का एक्सपोर्ट ग्रो हुआ है। जो फिगर पिछले 3 महीने से जो अनाउंस हुए उसके हिसाब से जो आंकड़ा निकाला इकोनॉमिस्ट लोगों ने, उससे पता चला कि भाई 27 से 28% जो है वो इसके एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि चाइना का अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन घट रहा है, सरकार गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर रही है, सरकार अपना फिस्कल जो है वो डेफिसिट मेंटेन करने में लगी है। प्राइवेट जो कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट करती हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में, फैक्ट्री बनाने में, उन्होंने घटा दिया अपना इन्वेस्टमेंट पिछले साल के मुकाबले। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, क्यों घटा है? क्योंकि जो ऑलरेडी फैक्ट्रीज बनी है वो 100%, 90%, 85% यूटिलाइजेशन रेट पे नहीं चल रही होंगी, कम रेट्स पे चल रही होंगी। 4 मशीन है तो 3 ही मशीन काम कर रही होगी। तो इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि हम नई फैक्ट्री और नई मशीन क्यों लगाएं। पर ये सारी चीजों से आपको डोमेस्टिक चीज समझना है। पर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यदि 27% से इजाफा दिखा रहा है, इसका मतलब है कि चाइना बना तो रहा है माल, और वो माल जो है वो आप उसके देश में उसकी खपत नहीं हो रही है, पर उसकी खपत कहां हो रही है? चाइना से बाहर हो रही है। और दोस्तों उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ दूंगा, आपको जान के जो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कल ही चाइना ने अनाउंस किया कि उसने पिछले महीने यानी जून के महीने में 10 लाख गाड़ियां, कार्स जो हैं वो एक्सपोर्ट की। 10 लाख कार एक्सपोर्ट किया चाइना ने सिर्फ 1 महीने में। और उनका कहना है कि हम इस साल 2026 में 1 करोड़ गाड़ियों को एक्सपोर्ट करेंगे। 1 करोड़। तो आप सोचिए कि किस रफ्तार से वहां गाड़ियां बन रही है। अब चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर चाइनीज गाड़ियां बाहर बिक रही हैं तो किसी ना किसी की तो घट रही होंगी। तो किसकी घट रही है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फोक्सवैगन, जो जर्मनी का आप कह लीजिए कि मतलब वहां की इकोनॉमिक इंजन का पिलर है। फोक्सवैगन ने अनाउंस किया है कि 1 लाख नौकरियां 2030 तक ये कट करेगा। जी आप सही सुन रहे हैं, 1 लाख नौकरियां कम करेगा। आज की डेट में फोक्सवैगन में 6.6 लाख 6,60,000 लोग काम करते हैं, और उनका कहना है कि हम 1 लाख लोगों को कम करेंगे, क्योंकि चाइना की गाड़ियां जिस धड़ाधड़ तरीके से यूरोप में बिक रही हैं उससे हमारा रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन सब हमारा अफेक्ट हो रहा है। आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि फोक्सवैगन का ऑपरेटिंग मार्जिन जो रहा है 2025 में वो मात्र 2.8% था। इतनी बड़ी कंपनी 3% कम मार्जिन में ऑपरेट कर रही है। कैन यू बिलीव दिस? 2015 का जो डीजल इंजन स्कैंडल जो फोक्सवैगन का पकड़ा गया था, उसके बाद में उस टाइम में कई दिनों तक बंद थी इनकी फैक्ट्रीज, ठीक है, क्योंकि स्कैंडल में नाम आया था। यूएसए में इस कंपनी के ऊपर में बहुत भारी फाइन लगा था। उस टाइम में जो ऑपरेटिंग मार्जिन था आज लगभग वहीं पे पहुंच गया है, बिना कोई स्कैंडल में पहुंचे, बिना कोई स्कैंडल किए हुए, बिना कोई स्कैंडल में इसका नाम आए हुए। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि चाइना की गाड़ियों ने पूरे यूरोप के मार्केट में जो है यूरोपियन गाड़ियों को पछाड़ दिया है, और धड़ाधड़ जो है वो चाइनीज गाड़ियां जो है यूरोप में बिक रही है। हमारे भारत में भी चाइना की गाड़ियां जो है आप देखिएगा बहुत तेजी से, बहुत ही रफ्तार से बढ़ रही हैं। दोस्तों BYD आपको मालूम है चाइना की सबसे बड़ी कार कंपनी है। 1,75,000 कार जो है जून के महीने में BYD ने एक्सपोर्ट किया है। जीली जो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है चाइना की कार की, उसने लगभग 1,02,000 कारें जो है वो एक्सपोर्ट की हैं। पर इन दोनों का बाप है एक तीसरी कंपनी, जो कि सरकार जो है बेसिकली सरकार
उस कंपनी को फंड करती है, चलाती है, सरकारी कंपनी है। उसने 1.93 लाख गाड़ियां जो है वो एक्सपोर्ट की। उस कंपनी का नाम क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। चाइना की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है ये कंपनी, सरकारी कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा जो है कारें जून के महीने में एक्सपोर्ट की है। खैर मैं थोड़ा मुद्दे से भटक गया, सोचा आपका जनरल नॉलेज बढ़ा दूं। तो दोस्तों कहने का अर्थ ये कि चाइना का ग्रोथ घट गया है और इस ग्रोथ में भी जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो चाइना के अंदर का नहीं आ रहा है, वो चाइना के एक्सपोर्ट पार्ट का आ रहा है, उसके कंजम्पशन का नहीं आ रहा। डोमेस्टिक इकोनॉमी में बॉयंसी नहीं है। तो अब इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा या विश्व की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि चाइना वर्ल्ड का ग्लोबल ग्रोथ इंजन रहा है, ठीक है। अब चाइना आपको मालूम है एल्युमिनियम, कॉपर, टंगस्टन, जर्मेनियम, गैलियम, इन सबका सबसे बड़ा कंज्यूमर है। आप देखिए कल डाटा आया चाइना का कि उसकी ग्रोथ रुक सी गई है, थम सी गई है, मल्टी डेकेड लो है। और आज इंडिया के अंदर में कॉपर के शेयर्स, एल्युमिनियम के शेयर्स, इन सब कंपनीज की जम के पिटाई हुई है। तो वर्ल्ड ओवर जितने भी कॉपर, एल्युमिनियम ये सब कंपनीज हैं, जब तक चाइना से अच्छा डाटा आना शुरू नहीं होगा इनके ऊपर में आपको प्रेशर नजर आएगा। तो ये एक चीज जो है ये इंडिया की इकोनॉमी से डायरेक्ट कोरिलेट होती हुई बात है। अब मैंने सिर्फ चाइना नहीं, मैंने आपसे बात किया था कि अमेरिका जो है, जो कि दूसरा बड़ा ग्रोथ इंजन है वर्ल्ड का, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आप कह लीजिए कि आर्थिक महाशक्ति है, $30 ट्रिलियन से ज्यादा की उसकी जीडीपी है। दोस्तों अमेरिका का इकोनॉमी का बैकबोन जो है वो दो ही सेक्टर है, एक है टेक्नोलॉजी और दूसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंस। डिफेंस को भी कुछ हद तक कह सकते हैं, परंतु मेन जो है वो ताकत आती है इसको टेक्नोलॉजी से और बैंकिंग एंड फाइनेंस से। और दोस्तों दोनों ही सेक्टर से वाह 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 क्या रिजल्ट आ रहे हैं, जबरदस्त अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो रिजल्ट दे रही हैं। 2 दिन पहले यानी 15 तारीख को अमेरिका के 5 बैंकों ने रिजल्ट एक ही दिन अनाउंस किया और उन्हीं की देखा देखी में कल यानी शनिवार को भारत के भी 5 बैंक अपना रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं। अमेरिका के 5 बैंकों ने अभूतपूर्व रिजल्ट दिया। बैंक ऑफ अमेरिका जो कि अमेरिका का सेकंड सबसे बड़ा बैंक है, इसका रेवेन्यू जो है वो 15% से बढ़ा है दोस्तों। उसके अलावा अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस, जो किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को नापने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ईपीएस कैसे आता है, मैंने कई पुराने वीडियोस में आपको फॉर्मूला बताया है। जो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट रहता है उसको आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स से। जितने शेयर्स उस कंपनी के हैं उससे प्रॉफिट को उससे अगर डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर आएगा। अब इस अर्निंग पर शेयर में बैंक ऑफ अमेरिका का ईपीएस कितना बड़ा आपको पता है? 34% ईपीएस में इजाफा हुआ है। ना केवल बैंक ऑफ अमेरिका बल्कि वेल्स फार्गो करके एक और वहां की चौथी सबसे बड़ी बैंक है, उसने अनाउंस किया कि उसका ईपीएस 25% से बढ़ा है। जेपी मॉर्गन जो कि सबसे बड़ा अमेरिका का बैंक है, उसका आप एसेट बुक जो है यानी एसेट यानी लोन बुक, जो उसने लोन दिया, जो उसके एसेट है, बॉन्ड खरीदा है, लोन दिया है, वो जो एसेट बुक है दोस्तों $5 ट्रिलियन यानी हमारी इंडिया की इकोनॉमी से बड़ा जो है अकेले अमेरिका के एक बैंक का लोन है, लोन बुक है। $5 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ा लोन बुक है जेपी मॉर्गन का। जेपी मॉर्गन का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.43% रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का अर्थ दोस्तों ये है कि जैसे मैं बैंक में पैसा अपना रखता हूं, डिपॉजिट जो भी हम रखते हैं, तो बैंक उस डिपॉजिट पे एक डिपॉजिट रेट देता है, इंटरेस्ट रेट पे करता है हम लोग को, डिपॉजिटर्स को। वहीं दूसरी तरफ बैंक बहुत सारे उद्योग धंधे चलाने के लिए या लोगों को पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट लोन यानी लोन आवंटित करता है। तो इस लोन पे जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो चार्ज वो कर रहा है, माइनस जो इंटरेस्ट वो डिपॉजिटर्स को दे रहा है, आपको मेरे को जिनके पैसे बैंक पे रखे हैं,
वो माइनस करके जो फिगर आता है उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी जो बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है माइनस जो बैंक इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है, दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब दोस्तों आप सोचिए कि उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 2.43% है, बैंक ऑफ अमेरिका का नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ के 2.08% हुआ। तो दोस्तों अभूतपूर्व परफॉर्मेंस जो है वो अमेरिका के बैंक्स कर रहे हैं, बट अमेरिका के बैंक्स ये अभूतपूर्व परफॉर्मेंस क्यों कर रहे हैं और क्या भारत के भी बैंक्स करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जिस हिसाब से आज भारत के बैंकिंग कंपनीज के शेयर प्राइसेस में इजाफा देखा गया, उससे ये लग रहा है कि लोग ये मान के चल रहे हैं कि जम के जो है अच्छा रिजल्ट आने वाला है। मैंने भी आज कॉल ऑप्शंस खरीदे थे कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के, और अच्छा प्रॉफिट बनाया। हालांकि मैं बेच के निकल गया, मैंने वेट नहीं किया क्योंकि आज ही मेरे को दुगने पैसे मेरे कॉल ऑप्शंस पे मिल गए थे। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों, अच्छा अमेरिका का बैंक जो अच्छा प्रॉफिट बना रहा है, अमेरिका का बैंक अच्छा प्रॉफिट बना रहा है, उसके कई कारण है। सबसे पहला कारण है कि कॉर्पोरेट लोन्स जो है वो बढ़ रहा है। डाटा सेंटर बनाने के लिए जो हाइपर स्केलर्स कंपनीज हैं जैसे कि फेसबुक, अमेजॉन, गूगल और बहुत सारी कंपनीज हैं, इनको एआई में काम करने के लिए, डाटा सेंटर बनाने के लिए जो है काफी लोन जो है अमेरिकन बैंक्स दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई टेक कंपनीज जो हैं वो आपस में डील कर रही हैं, कई टेक कंपनीज आईपीओ ला रही हैं। स्पेसएक्स आपके सामने सबसे बड़ा एग्जांपल है। स्पेसएक्स का आईपीओ ही 1.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में था। इस आईपीओ को जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स लेके आए थे, गोल्डमैन उसका मेन लीड बैंकर था, मॉर्गन स्टैनली सेकेंड लीड था। इन सारे बैंकों को आईपीओ लाने की जबरदस्त फीस मिली है, जबरदस्त। तो आईपीओ फीस, टेक डील्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फीस यानी मर्जर्स और एक्विजिशन जो रहता है, काफी सारी कंपनीज जो है, बड़ी कंपनीज छोटी कंपनीज को खरीद रही हैं, कई कंपनीज आपस में मर्ज हो रही हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन फीस भी बहुत ज्यादा रही है। तो कॉर्पोरेट लोन ज्यादा दे रहे हैं, आईपीओ से कमा रहे हैं, टेक डील से कमा रहे हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन से कमा रहे हैं। अब दोस्तों भारत में इसमें से कुछ भी होता हुआ आप देख रहे हैं क्या? कोई बड़ा आईपीओ आया है क्या पिछले 3 महीनों में? कोई बड़ी टेक डील या कोई भी बड़ी डील हुई है क्या मर्जर एंड एक्विजिशन की? तो या लोन बुक जो है जिस तरीके से अमेरिकन बैंक्स का ग्रो हो रहा है, क्या वैसा ग्रो हुआ है? जिस तरीके से गूगल ने 85 बिलियन डॉलर के आसपास में, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, केपेक्स किया है और उसके एवज में वो बॉन्ड इशू कर रहे हैं, बॉन्ड इशू करके पैसा उठा रहे हैं। तो जैसे इक्विटी यानी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करके ये बैंक्स पैसा कमाते हैं, वैसी बॉन्ड इशुएंस पे भी इनको फीस मिलती है, तो वहां से भी पैसे आ रहे हैं। तो क्या इंडिया के कोई बैंक ने गूगल या फेसबुक टाइप बहुत भारी मात्रा में बॉन्ड इशू किए हैं क्या? नहीं किए। परंतु एक सेंटिमेंट, चूंकि अमेरिकन बैंक्स ने एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस, सब प्राइम क्राइसिस के बाद में अभी तक का सबसे बढ़िया तिमाही का रिजल्ट जो है वो अमेरिकन बैंक्स ने इस क्वार्टर में दिया है। और उसी के कारण जो है वर्ल्ड ओवर का तो पता नहीं, बट इंडियन बैंक के अंदर में, इंडियन बैंक्स जितने भी हैं, इनके अंदर में एक आप कह लीजिए कि उमंग तरंग की भावना जो है वो फैल सी गई है, उसका संचार हो गया है। और वही हम इनके शेयर प्राइसेस में भी देख रहे हैं। कल काफी सारे बैंक्स अपना रिजल्ट अनाउंस करेंगे, देखते हैं मंडे को किस तरीके से ये परफॉर्म करते हैं, इनके शेयर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों अब अमेरिका का क्या प्रभाव है भारत पे? दोस्तों बैंकिंग के कारण, अच्छे रिजल्ट देने के कारण इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में तो हम देख रहे हैं कि जबरदस्त रूप से जो है वो तेजी दिख रही है। बट वहीं अमेरिका की बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, हार्डवेयर कंपनी आईबीएम ने अनाउंस किया कि भाई हमारा रेवेन्यू मात्र 1% के आसपास जो है वो सेकेंड क्वार्टर में ग्रो होगा। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था, इन्वेस्टर कम्युनिटी, एनालिस्ट कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही थी कि 5% से रेवेन्यू ग्रो होगा। जैसे आईबीएम के मैनेजमेंट ने अनाउंस किया कि भैया 1% से हम ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि अब जो है वो अमेरिका के कॉर्पोरेट्स
मेन फ्रेम्स कंप्यूटर नहीं खरीद रहे, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर नहीं खरीद रहे, और पूरा पैसा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी अब अलग अलग जो है वो डिवीजन हो गए। तो जो कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब बिकने वाली चीजें हैं वो घट गई हैं या थम सी गई हैं, और वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, डाटा सेंटर्स पे, मेमोरी चिप्स पे, यहाँ पे खर्चा जो है वो बढ़ गया है। तो आईबीएम ने यही बोला कि भाई हम तो है नहीं डाटा सेंटर ये सब बनाने में, मेमोरी चिप्स बनाने में कोई हम बहुत बड़े खिलाड़ी तो है नहीं। तो जो खिलाड़ी हैं, जैसे कि मैं आप एग्जांपल आपको दे दूं, एनवीडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों आपको पता है एनवीडिया का कितना है ग्रॉस मार्जिन? ग्रॉस मार्जिन एनवीडिया का है 75%। 75% के ग्रॉस मार्जिन पे एनवीडिया ऑपरेट कर रहा है। मतलब ये दिमाग, मतलब बियॉन्ड माय थॉट है। 75% पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी चिप कंपनी जो है वो उस ऑपरेटिंग मार्जिन पे काम कर रही है। इसका मतलब आप समझिए कि किस हिसाब से प्राइसिंग पावर जो है वो एनवीडिया के पास में, जिससे जो दाम चाह वो दाम खींच रही है। एनवीडिया से भी एक हाथ आगे चल के माइक्रॉन है। माइक्रॉन का ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 83% है, 83%। तो जम के जो है मेमोरी चिप्स बनाने वाली कंपनीज जो हैं, जीपीयू यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाने वाला एनवीडिया है ना, सीपीयू बनाने वाला इंटेल, इन कंपनीज के चांदी है। ब्रॉडकॉम हो गया, चिप्स बनाने वाली कंपनी, इन लोगों के मार्जिन बढ़ रहे हैं, यानी प्राइसिंग पावर इनके हाथ में है। और आईबीएम जैसी कंपनी अनाउंस कर रही है कि भैया कोई कंप्यूटर खरीद नहीं रहा, कंप्यूटर नहीं खरीद रहा तो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर नहीं खरीद रहा, तो हमारा जो है बिजनेस ठप सा पड़ गया है और इसका इफेक्ट पड़ रहा है। मैं आईबीएम की बात क्यों निकाली मैंने? जिस तरीके से अमेरिकन बैंक्स के जबरदस्त रिजल्ट ने भारत के बैंकिंग सेक्टर में एक कह लीजिए कि उमंग, तरंग, रोमांच भर दिया है, वहीं वहां पे आईबीएम बुझा सा है, तो उसका असर जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर कंपनीज पे पड़ नहीं रहा। अब ठीक है, जाहिर सी बात है, हमारे सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है वो मेन फ्रेम बेचती नहीं है, माना मैंने, परंतु जो वहां पे अडोबे हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, ये सब कंपनीज की भी तो बैंड बजी है। तो उस रफ्तार से जो है, जिस हिसाब से उनके शेयर्स गिरे हैं, हमारे कंपनीज के, हमारे देश के सॉफ्टवेयर कंपनीज के शेयर्स बढ़ रहे हैं जब से इन्होंने रिजल्ट अनाउंस शुरू किया है। तो ये बड़ा ही डाइवर्जेंट, अलग हटता हुआ पाथ जो है वो दिख रहा है इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज का और अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनीज का। दोस्तों मोटा मोटी विश्व में दो बड़ी देशों में क्या हो रहा है, इसके बारे में, जो सबसे बड़ी वहां की आर्थिक गतिविधियां हैं उसके बारे में मैंने पिछले 22-23 मिनट में आपको समझाया, और उसका भारत पे क्या असर है वो भी मैंने आपको समझाया। ये सब समझ के आप अपने हिसाब से अपने ट्रेड कीजिएगा। आपको मैं बता दूं, मैं 20 जुलाई को एक पेड वीडियो लेके आ रहा था अकाउंटिंग स्कैंडल्स के ऊपर में। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा, मुझे भी आश्चर्य हुआ, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये मैंने पिछले एक हफ्ते में डिस्कवर किया। कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कहा कि ये टाइम पे आप ये वीडियो मत बनाइए, क्योंकि इनकम टैक्स फाइलिंग का ये आखिरी 10-12 दिन रहेंगे, तो हम लोग उसमें बिजी रहेंगे, हम आपका वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप इसको अगस्त में शिफ्ट कर दीजिए। तो दोस्तों अगस्त के फर्स्ट वीक में अब मैं ये वीडियो लेके आऊंगा। आप में से जो भी इस वीडियो को देखना चाहता है, 799 रुपीज इसकी फीस है। 9860317209 पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं यदि आप ये वीडियो देखना चाहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में इस चैनल को साझा कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।